सेल बायोलॉजी का पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड के अंदर हम कवर करने वाले हैं अलग अलग चीज़ें जैसे एक तो प्लांट यूकेरियोटिक कोशिका, अपन ने प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ ली थी, पर यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में कवर अप करेंगे। यूकेरियोटिक कोशिका के अंदर यूकेरियोटिक कोशिका मतलब कि मोनेरा किंगडम को छोड़ दे तो मोनेरा किंगडम के अलावा प्रोटिस्टा किंगडम, फंजाई, एल्गी किंगडम हुआ, उसके बाद में जो प्लांटी किंगडम आता है, उसके बाद में एनिमेली आते हैं। उन सब सारे जीव यूकेरियोटिक सेल से बने होते हैं। सारे जो प्राणी होते हैं, जो जीव होते हैं, ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो सारे यूकेरियोटिक सेल के बने होते हैं। तो यूकेरियोटिक सेल में अपन बेसिकली यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में। मैंने दोनों सेल का डायग्राम बना रखा है, इनका अपन एक एक करके नाम लिखेंगे। तो सबसे प्लांट सेल की सबसे बाहर की लेयर होती है वो सेल वॉल होती है। तो सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर नहीं पाई जाती। तो सेल वॉल बेसिकली बनी बाहर की लेयर होती है। वॉल मतलब दीवार होता है, बाहर की होगी, कठोर होगी, बाहरी एनवायरनमेंट से मतलब कोशिका की रक्षा करती है। और दीवार का काम होता है एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करना। तो एक प्लांट सेल को एक प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। सेल वॉल प्लांट सेल में बनी होती है, सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। ये सेल वॉल के बारे में अपना थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन हुआ। सबसे बाहर की लेयर होगी सेल वॉल। सेल वॉल किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज तथा पेक्टिन की बनी होती है। और उसके अलावा अपन एल्गी में बात करें, जो शैवाल होते हैं उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है सेल्यूलोज तथा ग्लेक्टोन तथा मैनोस की। ये सेल वॉल के बारे में अपना डिस्कशन हुआ। और इसके अलावा अपन सेल वॉल के बारे में देखें तो सेल वॉल होती है वो बेसिकली 4 लेयर की बनी होती है। एक तो होती है मिडल लेमेला, जो सेकेंड वन होती है वो प्राइमरी लेयर होती है। उसके बाद में सेकेंडरी लेयर, उसके बाद में होती है टर्सरी लेयर। ये सेल वॉल होती है वो 4 लेयर से बनी होती है, मिडिल लेमेला, प्राइमरी लेयर, सेकेंडरी लेयर तथा टर्सरी लेयर। जो मिडिल लेयर होती है वो मिडिल लेयर एक सीमेंट की तरह कार्य करती है। 2 कोशिकाओं की जो बीच में जोड़ने का काम करती है, 2 कोशिकाओं को जोड़ेगी। जो मिडिल की जो लेयर होती है वो मिडिल लेमेला हो जाती है। इसमें ज़्यादा मैग्नीशियम तथा कैल्शियम पाए जाते हैं। ये मिडिल लेमेला हो गया। इसके बाद अपन सेकेंड लेयर की बात करें, प्राइमरी वॉल क्या होती है? जैसे कोशिका हुई, मिडिल लेमेला को उठाते तो सबसे आउटर मोस्ट लेयर आ गई ना प्राइमरी वॉल, ये हो गई प्राइमरी वॉल। उसके अंदर वाली लेयर होती है सेकेंडरी S1 S2 और S3 कहते हैं इसको। ये अलग अलग टाइप की होती है, S1 S2 और S3। तो सेकेंडरी लेयर और टर्सरी लेयर आ गई। इसके बाद में सब अंदर वाली लेयर आती है, वो आती है टर्सरी लेयर। तो ये अपना डायग्राम के साथ साथ ही सेल वॉल के बारे में भी डिस्कशन हो गया। इसके बाद में अपन अगली चीज़ देखें तो अगली चीज़ हो गई, अंदर जाएंगे तो सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन होती है वो मतलब कि 2 लेयर होती है कोशिका के बाहर, मतलब कि ऐसे दोहरा आवरण होता है सेल मेम्ब्रेन का, ऐसे दोहरा आवरण। तो ये सेल मेम्ब्रेन का अपन वो देखते हैं मतलब कि दोनों के अंदर पाई जाती है। अगर इसका अपन अंदर जाके इसकी स्ट्रक्चर देखते हैं तो ये इसमें लिपिड वाली लेयर पाई जाती है तथा बीच में प्रोटीन्स पाई जाती है। प्रोटीन का बेसिकली फंक्शन होता है चैनल्स का काम करना, मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन के लिए चैनल्स प्रोवाइड करना। तो ये अपन सेल मेम्ब्रेन की आगे इसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। इसके बाद में अपन अंदर की तरफ जाते हैं। इसके बाद में अपन ये आ गया माइटोकॉन्ड्रिया, अगला वाला, यहाँ पे भी एक माइटोकॉन्ड्रिया बना देते हैं। ये आ गया इन दोनों में माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन देखें तो ये आ गया क्लोरोप्लास्ट। ये अपना सेकंड टॉपिक आ गया क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट के बाद अपन जाते हैं। देखो प्लांट सेल और एनिमल सेल में एक चीज़ होती है, प्लांट सेल की जो केंद्रक होता है, जो न्यूक्लियस होता है वो मिडल में नहीं होता, थोड़ा साइड में होता है। जबकि एनिमल सेल का सेंट्रल न्यूक्लियस होता है वो मिडल में होता है। मिडल में ना होने का इसके पीछे रीजन होती है, यहाँ पे एक वैक्यूल पाई जाती है। इसके अंदर मिडल के अंदर वैक्यूल पाई जाती है, जो एनिमल सेल के अंदर बेसिकली एब्सेंट होती है। अगर अपन अगली बात करें तो ये आ गया न्यूक्लियस। ये अगला वाला पार्ट आ गया न्यूक्लियस देखो दोहरी झिल्लीबद्ध संरचना होती है, बाई मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के बाद में अपन अंदर जाएं तो ये हो गई अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखो ये तो दो प्रकार की होती है, आ गई RER और प्लस SER। तो SER तो ये वाली स्ट्रक्चर को अपन SER बोल सकते हैं, और ये वाली होती है RER। तो RER में बेसिकली राइबोसोम अटैच होते हैं जो प्रोटीन फॉर्मेशन का काम करते हैं। इसके बाद में अपन जाएं तो इसके अलावा इसके अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं। इसके बाद में अपन इसके अंदर देखें तो गोल्जी अपैरेटस होता है, गोल्जी अपैरेटस इसमें पाया जाता है।
ये अपना गोल्जी अपैरेटस हो गया। गोल्जी अपैरेटस के बाद में अपन देखें ये हो गया, ये स्ट्रक्चर पाई जाती है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये सेंट्रोसोम बेसिकली प्लांट, इसमें प्लांट सेल के अंदर एब्सेंट होती है। इसके बाद अपन देखें तो इसके अंदर पाए जाते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम, प्लांट सेल के अंदर लाइसोसोम नहीं होता, लाइसोसोम की जगह एक अलग स्ट्रक्चर पाई जाती है जिसे प्रोक्सिसोम कहते हैं। इसके अलावा अपन गोल्जी अपैरेटस हो गया, AR हो गई, SCR हो गई, राइबोसोम वगैरह देख लिए। देखो ये बाहर की आपको स्ट्रक्चर दिख रही होगी, ये होती है माइक्रोविलाई। माइक्रोविलाई या इसको सीलिया भी बोल सकते हैं। ये प्लांट सेल, ये एनिमल सेल के बारे में डिस्कशन हो गया। ये मिडिल वाला पार्ट होता है, ये क्रोमेटिन होता है दोनों के अंदर, ये क्रोमेटिन वाला पार्ट हो गया। बीच के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है। आपने एक चीज़ देखी होगी, प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये अलग अलग चीज़ें होती है। प्रोटोप्लाज्म तो मेम्ब्रेन के अंदर का जो पार्ट होता है वो पूरा प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर प्रोटोप्लाज्म के अंदर इसके न्यूक्लियस के प्लाज्म को उठाते हैं तो बीच का बचता है साइटोप्लाज्म मैट्रिक्स, जिसको अपन कहते हैं। इसके अलावा इसके अंदर माइक्रोट्यूबुल्स भी पाए जाते हैं, माइक्रो बॉडीज भी पाए जाते हैं, और भी बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं जो अपन एक एक कर करके ब्रीफ में डिस्कशन करने वाले हैं। अगर हम नेक्स्ट वाला स्टार्ट करें नेक्स्ट, तो अपन एक एक करके सभी ऑर्गेनल्स के बारे में देखने वाले हैं। तो ऑर्गेनल्स होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, कुछ मेम्ब्रेन लेस भी होते हैं। मेम्ब्रेन लेस में आ गया राइबोसोम आ गया। इसके अलावा मतलब ऑर्गेनल्स तो ये होते हैं, राइबोसोम वगैरह, माइक्रो बॉडीज हो गई, माइक्रो फिलामेंट हो गए, या मेम्ब्रेन लेस होते हैं। इसके अलावा कंपोनेंट की बात करें तो क्रोमेटिन भी मेम्ब्रेन लेस होता है, न्यूक्लियोलस वो भी मेम्ब्रेन लेस होती है। अगर अपन सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड देखें तो उसमें प्रोक्सिसोम हो गया, उसके अंदर ये अपना लाइसोसोम हो गया, इसके अंदर अपनी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई, ये सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है। गोल्जी अपैरेटस हो गया, ये सिंगल मेम्ब्रेन वाले होते हैं। अगर बात करें बाई मेम्ब्रेन, तो बाई मेम्ब्रेन के अंदर हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट, इसको अपन हरितलवक बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, और अगला हो गया न्यूक्लियस। ये अपने होते हैं बाई मेम्ब्रेन बाउंडेड। तो पहले अपन देखने वाले हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। सेल मेम्ब्रेन, तो सेल मेम्ब्रेन के लिए बहुत सारे मतलब कि सिद्धांत दिए गए, बहुत सारी थ्योरीज दी गई इसकी स्ट्रक्चर को लेकर के। सेल मेम्ब्रेन आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसके लिए बहुत सारे सिद्धांत दिए गए। तो इसका दिया गया था लिपोडियल मॉडल। लिपोडियल मॉडल, इसके लिए एक सिद्धांत दिया गया था। सैंडविच मॉडल भी दिया गया था, सैंडविच मॉडल। इसके अलावा इसका अगला वाला मॉडल दिया गया था वो था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तो इसके लिए बहुत सारे मतलब मॉडल दिए गए थे। लिपोडियल मॉडल लिपिड, मतलब कि इसमें अंदर लिपिड के और प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। सैंडविच मॉडल, सैंडविच मॉडल के अंदर जो प्रोटीन होती है उसके बीच में लिपिड पाया जाता है। ये अपना सैंडविच मॉडल था। सैंडविच मॉडल के बाद में अगला हुआ था फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो फ्लूइड की तरह इसमें बिहेव करता है लिपिड, लिपिड एज ए फ्लूइड, मोज़ेक एज ए प्रोटीन, प्रोटीन एज ए मोज़ेक की तरह कार्य करती है। अगर अपन इसकी स्ट्रक्चर के बारे में अगर देखें तो ये अपनी ये ऐसे है, ये इसकी ये लिपिड होते हैं। ये वाला पार्ट होता है हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है ये वाला। ये अंदर वाला पार्ट होता है हाइड्रोफिलिक। बाहर वाला पोलर होता है, अंदर वाला नॉन पोलर होता है। ये वाला पार्ट होता है पोलर, ये वाला पार्ट होता है नॉन पोलर। ये इसके पार्ट्स आ गए। ये लिपिड होगा। लिपिड के बीच बीच में प्रोटीन्स पाई जाती हैं जो एज ए मोज़ेक का काम करती है। प्रोटीन्स के अंदर दो प्रकार की पाई जाती है। पहली तो होती है इंट्रिंसिक प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, और एक होती है एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। तो इंट्रिंसिक और इंट्रिंसिक प्रोटीन हो गई अंदर वाली प्रोटीन जो 70% पार्ट बनाती है, और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन हो गई वो 30% पार्ट बनाती है। ये वाला फ्लूइड मोज़ेक मॉडल हो गया। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के अंदर अपन देखें तो इसके अंदर होती है 40% होती है लिपिड, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखें, और 52% होती है प्रोटीन, और कार्ब्स होते हैं रेस्ट, जो बाकी पार्ट बचा वो कार्ब्स का बना होता है। तो प्रोटीन का काम क्या होता है? प्रोटीन एक तो चैनल की तरह कार्य करते हैं, जो मतलब कि बाहर को इनको ले जाने डालने का काम करता है वो प्रोटीन्स करती है।
ये अपनी सेल मेम्ब्रेन हो गई। सेल मेम्ब्रेन के बारे में अपन ने पढ़ा। अगला अपन टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो हो गया माइटोकॉन्ड्रिया का। अगला टॉपिक अपन पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया तो बेसिकली माइटोकॉन्ड्रिया की अपन स्ट्रक्चर देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये वाला माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, ये बाई मेम्ब्रेन होता है, लेकिन अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो ऐसे बहुत सारे ऐसे पार्ट्स में डिवाइड, ऐसे अंदर की तरफ ये बनाती है। ये हो गया। अभी अगर माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर लेयर होती है वो अधिक परमेबल होती है, जबकि अंदर वाली लेयर होती है वो बाहर वाली से कम परमेबल होती है। अंदर इसके अंदर देखें तो अंदर इसके अंतर्गत इसका क्रोमेटिन भी मिलता है, इसका खुद का डीएनए भी होता है। और ये इसकी डीएनए की स्ट्रक्चर हो गई। ये अंदर की तरफ इसका भाग दसा होता है जो क्रिस्टी का फॉर्मेशन करता है। ये क्रिस्टी का फॉर्मेशन का क्रिस्टी के अंदर क्या होते हैं, इसके अंदर ये यहाँ पे F1 और F0 पार्टिकल्स बने होते हैं। इसके अपन स्ट्रक्चर ऐसे करके देखें तो ये ऐसी लेयर होती है, इसके अंदर इधर से ADP और अगर इधर से IP जाती है तो इधर से ATP का निर्माण होता है। जब इधर से हाइड्रोजन प्लस पंप किए जाते हैं, इधर से इलेक्ट्रॉन पंप किए जाएंगे। तो ये ETS साइकिल के अंदर ये F0 और F1 जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर होती है वो ETS इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा काम आती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की स्ट्रक्चर थी। ये बाहर वाली लेयर होती गई एक्सटर्नल मेम्ब्रेन, ये हो गई इंटरनल, ये हो गई इसकी इंटरनल मेम्ब्रेन। अगर अपन माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, इसको पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ सेल। तो अपन इसकी स्ट्रक्चर और साइज़ की बात करें तो ये बेसिकली मतलब कि 0.1 to 0.4 माइक्रोन मीटर लंबा होता है तथा माइक्रोमीटर चौड़ा होता है। 1 to 4 माइक्रोन मीटर इसकी लेंथ होती है। अपन बात करें 1 to 4.1 माइक्रोन मीटर लेंथ GTH तथा ये इसकी लेंथ होती है। इसका साइज़ की अपन बात करें तो बेलनाकार रोड शेप का होता है। ये इसके स्ट्रक्चर के बारे में हो गया। अपन माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के बारे में बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, तो बेसिकली एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एक सेमी ऑटोनोमस की तरह बिहेव करता है। सेमी ऑटोनोमस क्या होता है, ऐसा ऑर्गन जो मतलब कि आधे से ज़्यादा काम खुद से कर सकता है, लेकिन कुछ फंक्शंस के लिए सेल पे इसको डिपेंड होना ही पड़ेगा। तो इसके अंदर अपन देखें तो ये खुद की पावर ATP का फॉर्मेशन कर सकता है। इसके अंदर खुद का DNA पाया जाता है। इसके अंदर खुद का मतलब कि ETS इस खुद के अंदर साइकिल होते हैं, खुद के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और सेल के जो सेल के अंदर बहुत सारी जो रिएक्शन होती है एंजाइम्स होते हैं, इसके बहुत सारे 70% तक एंजाइम्स इसी में पाए जाते हैं। ये हो गया अपना माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिस्कशन हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया के बाद में अपन देखते हैं नया वाला टॉपिक क्लोरोप्लास्ट। इसको अपन हरित लवक भी कहते हैं। हरित लवक का मेन फंक्शन क्या होता है, हरित लवक का मेन फंक्शन जो होता है वो होता है कि कोशिका के अंतर्गत जो भी प्लांट सेल होते हैं उसके अंतर्गत प्रकाश संश्लेषण जो रिएक्शन होती है, फोटोसिंथेसिस जो रिएक्शन होती है वो करके सेल को फूड प्रोवाइड करना। ये सेल को फूड प्रोवाइड करवाता है अकार्बनिक पदार्थों से, कार्बनिक पदार्थों का निर्माण करता है। कार्बनिक या फिर फूड बोल सकते हैं, जिसको फूड का फॉर्मेशन करने का कार्य करता है क्लोरोप्लास्ट की स्ट्रक्चर होती है। इसके अंदर ग्रेना और सिस्टर्ना दो स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। तो ग्रेना में जो क्लोरोप्लास्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट में थाइलेकोइड स्ट्रक्चर पाई जाती है। थाइलेकोइड जो स्ट्रक्चर होती है वो इसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शन यूनिट जो क्लोरोप्लास्ट की होती है वो थाइलेकोइड होती है। और अपन इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर आपकी स्किन पे आ रही होगी क्लोरोप्लास्ट की, वो इसकी स्ट्रक्चर होती है।
और ये अकार्बनिक पदार्थों से इसका फूड का निर्माण करता है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर अपन देखे 2 सिस्टम होते हैं, सिस्टर्ना ग्रेना तथा सिस्टर्ना, ग्रेना तथा स्ट्रोमा, 2 प्रकार के पार्ट होते हैं इसके अंदर, ग्रेना तथा स्ट्रोमा। स्ट्रोमा को अपन मैट्रिक्स भी कहते हैं। जो ग्रेना होता है उसके ये ग्रेनम से मिलकर बना होता है, ग्रेना वाला पार्ट होता है वो ग्रेनम से मिलकर बनता है। ग्रेनम क्या होता है, थाइलेकोइड होते हैं, थाइलेकोइड जो मेम्ब्रेन ऐसे स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन बाउंडेड होती है। इसके मिडल वाले पार्ट को अपन ल्यूमन कहते हैं। ये हो गया अपना ग्रेना के बारे में। स्ट्रोमा या मैट्रिक्स कहते हैं, जिसको अंतर्गत मैट्रिक्स के अंदर बहुत सारे मतलब सबस्टांस पाए जाते हैं, जिसके अंदर रूबिस्को, जो जिस एंजाइम का नाम सुना होगा रूबिस्को एंजाइम, वो भी इसी में पाया जाता है। जो प्रोटीन के मिलकर बना होता है, इसका बहुत सारे जो प्रोटीन का पार्ट होता है वो रूबिस्को से ही मिलकर बना होता है। इसके अंदर रूबिस्को के अलावा भी बहुत सारे एंजाइम्स पाए जाते हैं। ये हो गया अपना क्लोरोप्लास्ट के बारे में। क्लोरोप्लास्ट का मेन फंक्शन तो सब लोग जानते हैं। इसका मेन फंक्शन ये होता है प्रकाश, जो फोटोसिंथेसिस रिएक्शन होता है उसके द्वारा फूड का निर्माण करना। तो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह बेसिकली ये क्लोरोप्लास्ट भी एक सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी खुद का डीएनए होता है, खुद का 70S डीएनए होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी 70S डीएनए होता है, लाइक प्रोकैरियोटिक सेल की तरह। लेकिन जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसकी जो ह्यूमन सेल होती है, जिसको स्तनधारी बोलते हैं, उसके वो मैमल्स होते हैं, उनके अंदर 15S का पाया जाता है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया है, बाकी जो जीव है, बाकी जो ऑर्गेनिजम्स है, उनके अंदर 70S पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट भी 70S पाया जाता है। ये हो गया इसका सेमी ऑटोनोमस बिहेव। ये भी खुद का फूड खुद बना लेता है। इसके अंतर्गत भी बहुत सारी साइकिल्स चलती है। ये हो गया इसका क्लोरोप्लास्ट के बारे में ब्रीफ डिस्कशन हो गया अपना। अपन क्लोरोप्लास्ट के बाद में अपन आगे चलें। क्लोरोप्लास्ट के बाद में अपन आगे चलते हैं। तो आगे अपन पढ़ते हैं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिक एक नॉर्मली अपन देखें तो ये मेम्ब्रेन्स होती है जो न्यूक्लियस से अटैच होती है। ये न्यूक्लियस की मान लो ये लेयर होगी, बाई लेयर, तो यहाँ से ये लेयर ऐसे निकलती है और ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको अपन बोल सकते हैं। ये ऐसे बहुत सारी लेयर्स होती है जो इसके अंतर्गत पाई जाती है। ऐसे बहुत सारी लेयर होती है जिसके ऊपर राइबोसोम भी अटैच होते हैं। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अपन देखें तो मतलब कि ये मेम्ब्रेन्स का एक जाल होता है जो कोशिका के अंतर्गत, कोशिका के अंदर सेल के अंदर फैला हुआ होता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेनली 2 प्रकार की होती है, RER और SER। RER में राइबोसोम अटैच होते हैं, इसके अंतर्गत नहीं पाए जाते हैं। तो RER में राइबोसोम होने की वजह से ये रफ होती है। इसकी जो सरफेस होती है, सरफेरेंस, ऊपर का जो सरफेरेंस होता है वो रफ होगा। तो कुछ स्मूथ सरफेस, उस पर राइबोसोम अटैच होंगे, तो जो इसका सरफेरेंस होगा वो खुरदरा हो जाएगा, रफ हो जाएगा। जबकि SER के ऊपर ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता। SER होती है ना, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो ऐसे सीधी होती है, इसके ऊपर कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता, राइबोसोम वगैरह नहीं पाए जाते हैं। तो ये स्मूथ होती है और ये रफ होती है। स्मूथ और रफ के बाद में अपन इसका RER का मेन फंक्शन होता है प्रोटीन का फॉर्मेशन करना, प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन फॉर्मेशन। इसका मेन फंक्शन होता है लिपिड का फॉर्मेशन करना, लिपिड फॉर्मेशन। ये प्रोटीन सिक्रेशन करने वाली सेल्स में पाई जाती है। जैसे प्रोटीन से बहुत सारे हार्मोन्स वगैरह मिलकर बने होते हैं, जो प्रोटीन सिक्रेशन होता है वहाँ ये पाई जाती है। जबकि जहाँ पे स्टेरॉइड सिक्रेशन हुआ, जहाँ पे स्टेरॉइड वगैरह का सिक्रेशन होता है, वहाँ पे SER पाई जाती है। SER टोटल ER का 1/3 भाग बनाती है, जबकि RER 2/3 भाग। जो टोटल RER होती है उसका 2/3 होता है, ये 1/3 पार्ट होता है। प्रोटीन का सिक्रेशन, प्रोटीन का फॉर्मेशन करना हो तो जहाँ पे RER होता है वो प्रोटीन का फॉर्मेशन में काम करती है, SER होता है वो स्टेरॉइड के फॉर्मेशन का काम करती है। इसी से आगे अपन अगर जाएँ, तो देखो ये यहाँ पे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गई। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आगे ही ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं, ऐसे बहुत सारे पार्ट होते हैं जिसको अपन गोल्जी अपैरेटस कहते हैं।
ये हो गया गोल्जी अपैरेटस। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही आगे मिलकर बने होते हैं गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है सी भाग, सी भाग या इसको कॉन्वेक्स उत्तल पार्ट भी इसको बोल सकते हैं। ये आगे वाला पार्ट जिसको अपन बोलते हैं, आगे वाला पार्ट होता है कॉनकेव, कॉनकेव या मैच्योरिंग पार्ट, मैच्योरिंग या फिर एम भाग, ये इधर वाला पार्ट होता है एम भाग। तो अपन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ही गोल्जी अपैरेटस तथा लाइसोसोम ये एक मेम्ब्रेन सिस्टम बनाते हैं, तीनों मिलके मेम्ब्रेन सिस्टम का काम करते हैं। इसके अलावा अपन गोल्जी, इनको तीनों को साथ ही पढ़ने वाले हैं। गोल्जी अपैरेटस की खोज सबसे पहले कैमिलो गोल्जी ने की थी, कैमिलो गोल्जी ने सबसे पहले की थी। और इसको जो देख सकते हैं ना, इसको देखने से पहले इसको अभिरंजित करना आवश्यक है, अभिरंजित करना इसको आवश्यक है। इसके अलावा गोल्जी अपैरेटस का अपन अलग पार्ट देखें तो इसको अपन जो ट्रैफिक पुलिस होती है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल, इसको अपन गोल्जी अपैरेटस को ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहते हैं, क्योंकि जो ये वाला पार्ट होता है ना गोल्जी अपैरेटस का मेन फंक्शन क्या होता है, जो मतलब कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना छोटे छोटे माइक्रो बॉडीज़ के द्वारा। तो इसका जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट टूटता जाता है तथा इधर से नए नए पार्ट जुड़ते जाते हैं। इस भाग से नए पार्ट जुड़ते हैं, इस भाग से नए नए पार्ट टूटते हैं। जहाँ जहाँ इनको सिक्रेशन की वजह से ज़रूरत होती है, जो इसके द्वारा सिक्रेट होते हैं, उनको ये मतलब कि बाउंड करके इनको दिशा निर्देश करने का काम करता है गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी अपैरेटस का इसके अलावा पार्ट होता है, आपने स्पर्म में एक्रोसोम नामक पार्ट सुना होगा, एक्रोसोम पार्ट भी गोल्जी अपैरेटस का ही बना होता है। इसके बाद में आगे की तरफ अपन देखें तो लाइसोसोम क्या होता है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड होता है, यूनी मेम्ब्रेन या इसको यूनी मेम्ब्रेन होता है, सिंगल मेम्ब्रेन से बना होता है लाइसोसोम को एटम बॉम्ब ऑफ सेल भी कहते हैं, या इसको सुसाइड बैग भी कह सकते हैं अपन, सुसाइड बैग, इसको अपन सुसाइड बैग ऑफ सेल भी कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं लाइसोसोम के अंतर्गत। तो लाइसोसोम यूनिसेलुलर होता है, इसके अंदर लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं और बहुत सारे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं जो हाइड्रोलाइसिस करने का काम करते हैं। इसको सुसाइड बैग भी कहते हैं। ये स्कैवेंजर ऑफ सेल भी होता है, मतलब कोशिका की जो सफाई करने का काम होता है, कोशिका की जो सफाई करने का काम हुआ वो लाइसोसोम कर देता है। इसके अंतर्गत बहुत सारे वो लाइटिक एंजाइम पाए जाते हैं। इस वजह से इसके अलावा जब फर्टिलाइजेशन होता है तो उस टाइम जो एक्रोसोम पार्ट होता है उसके जब अटैच होता है उससे ओवम से, तो उसको लाइसिस करने का काम भी, मेम्ब्रेन को लाइसिस करने का काम भी लाइसोसोम ही करता है। इसके अलावा जो मेंढक वगैरह होता है, टेडपोल वगैरह होता है, उनमें मतलब कि उसकी जो पूंछ वगैरह का जो बाद में जो अट जाती है, उनको जो हाइड्रोलाइसिस करने का काम करता है वो लाइसोसोम ही करता है। इसके अलावा अपनी बॉडी में भी फेगोसाइटिस बहुत सारी रिएक्शन हुई, वो का काम लाइसोसोम के द्वारा ही किया जाता है। तो अपन एंडोप्लाज्मिक